अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस सेशन के अंदर हमने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो है कि हमारा जो पीपीएससी एग्ज़ाम है उसमें फ़िज़िक्स के पोर्शन को हम कैसे लेके चल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मेनली मुझे डिस्कस कर लेने चाहिए। सबसे पहले वो ये है कि पीपीएससी एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, दो चीज़ें आपको मेनली रिक्वायर है। नंबर वन, आप लोगों का हार्ड वर्क। दूसरा चीज़ आपका कंसिस्टेंसी। आप कितने हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना कंसिस्टेंट है, ये दो चीज़ें आपकी कामयाबी की तरफ मैटर करेंगी। बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट होने हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो दो चीज़ें भी फिर मेन जो वैल्यू रखती हैं वो यही है कि आप कंटिन्यूसली फोकस करें अपने एग्ज़ाम के ऊपर। नो डाउट सबके पास एक अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना प्रॉपर इंटरेस्ट शो नहीं करते, इतना प्रॉपरली फोकस नहीं करते, तो इसकी वजह से हमें अल्टीमेटली एग्जाम में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ये हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, हम मेरिट क्राइटेरिया पर पूरा नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें जो आप सब लोगों ने सबसे पहली चीज़ करनी है कि हमने अपना प्लान बनाना है, हम किस प्लान के अकॉर्डिंग पीपीएससी एग्जाम को तैयार करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर हमने पूरी फिजिक्स को मुख्तलिफ जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें डिवाइड कर देना है, और उन टॉपिक वाइज हमने उसकी क्या करनी है, प्रेपरेशन करनी है। हम उसको 30 डेज में करते हैं, 40 डेज में या 45 डेज में, जो भी प्लान हम करते हैं हमने उस प्लान पे स्टिक होके अमल करना है और उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है। नो डाउट आप सब लोगों के पास जो नॉलेज है, जो एक्सपायर है, जो एक्सपीरियंस है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को टॉपिक वाइज एक प्लान के अकॉर्डिंगली लेके चला जाए, जिसमें आप लोगों के प्रॉपर लेक्चर हो, आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए, आप लोगों को मुख्तलिफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए टॉपिक वाइज, ताकि आप एक पैटर्न के साथ, एक प्लान के साथ आगे मूव करें। जब एक पैटर्न और प्लान को फॉलो करेंगे, आपकी प्रेपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी, बजाय इसके कि आप रैंडमली मुख्तलिफ चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और रैंडमली पढ़ रहे हो। तो उससे जो नॉलेज की अब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और सीखने को भी कम मिलता है। लेकिन जब आप प्लान के साथ करते हैं, आप थोड़ा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जब अचीव करोगे टारगेट, तो आप लोगों का टारगेट बहुत बेहतर वे में अचीव हो जाता है। अब फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स में पीपीएससी एग्जाम में जो आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, 4 तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाने हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल 4 टाइप्स के एमसीक्यूज आपसे पीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने हैं। नंबर 1 आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं। नंबर 2 आपकी बुक लाइन्स होती हैं। नंबर 3 आपके कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। और नंबर 4 आपके न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। नॉलेज बेस्ड आपका जनरल नॉलेज, वो कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में चेक करेगा, कुछ बुक लाइन्स आपके पास आएंगी, देन कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, और फाइनली न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ये 4 तरह के एमसीक्यूज पीपीएससी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक चीज़ माइंड में रखें, बहुत ज़्यादा टफ और ट्रिकी एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते। तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जो कि है मेजरमेंट से रिलेटेड, और हमने इसको कैसे लेके चलना है इसको हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स, के साइंस क्या चीज़ है और फिजिक्स क्या चीज़ है। अगर हम बात करें साइंस की, तो हमें पता है कि साइंस को एक लैटिन वर्ड साइंटिया से हमने ड्राइव किया है, और इसका मतलब होता है नॉलेज। तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, साइंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। याद रखने, साइंस खुद लैटिन वर्ड नहीं है, बल्कि इसको ड्राइव किया गया एक लैटिन वर्ड साइंटिया से, और इस साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंटिया का जो डिक्शनरी के अंदर हमें मतलब मिलता है प्रॉपरली नॉलेज इल्म के अलावा, वो ये होता है कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स अबाउट नेचर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स। आपने नेचर या कुदरत के हकाइक का मुतालिया करना है, मुशाहिदा करना है, फैक्ट्स को स्टडी करना है इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर्स के अंदर, इसको तरतीब के अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर आपने इसको पढ़ना। तो ये क्या कहलाता है, आपके पास साइंस कहलाता है। डेफिनेशन करें साइंस की, तो हम साइंस की डेफिनेशन को यूं करते हैं कि साइंस वो नॉलेज है। तो हमने यहाँ पे साइंस को कहा था नॉलेज है जो ऑब्टेन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे से, एंड एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बा से। मतलब दो चीज़ें साइंस में मेन है, आपने ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट तक जाना है। आपने दरम्यान में आपका हाइपोथेसिस आएगा या आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स आएंगे, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट तक पहुंचेंगे, देन आपके पास जो नॉलेज ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलेंगे, साइंस। तो साइंस इज नॉलेज ऑब्टेन्ड एज द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरल फिलोसफी या नेचुरल साइंस या स्टडी ऑफ नेचर, ये क्या चीज़ होती है? हम इसको बोलते हैं कि जो साइंस का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सिंगल डिसिप्लिन था, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फिलोसफी या नेचुरल साइंस। मतलब साइंस की जो पहली कैटेगरी हमने बनाई थी, जिसमें ऑर्गेनाइज में के अंदर हमने मटेरियल थिंग्स को रखा था इन ऑर्डरली मैनर्स, उसको हम क्या बोलते हैं,
नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी क्या है? द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस अबाउट द नेचुरल फिनोमेना एंड material things in an orderly manner is called natural philosophy or natural sciences. तो natural philosophy को natural sciences भी बोलते हैं। in short हम बोलते हैं study of nature. then natural philosophy को 90th सेंचुरी के अंदर आके हमने कैटेगराइज किया दो मेन ब्रांचेस के अंदर। नंबर 1 बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में ये वो साइंसेस हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इनको हम बोलते थे बायोलॉजिकल साइंसेस। फर्दर फिर बायोलॉजिकल साइंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं बॉटनी के अंदर, जोलॉजी के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फिजिकल साइंसेस की बात करें तो ये वो साइंसेज हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स से क्या करती हैं, को डील करती हैं। तो अगर तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंसेज, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आएगी, फिजिकल साइंसेज। जी 19वीं सदी के शुरू के अंदर हमने ये क्लासिफिकेशन की थी नेचुरल फिलॉसफी की। अब हम प्रॉपरली बात करते हैं, ये आपके पास नेचुरल फिलॉसफी है। नेचुरल फिलॉसफी को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया 90th सेंचुरी के अंदर, वो है बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिनको हम आंख से नहीं देख सकते। फिजिकल साइंसेस स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये बहुत ज्यादा है लेकिन मेन इसके अंदर जो 5 है वो मैंने आपके सामने लिखे। मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ नंबर्स है, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इसको हम सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं क्योंकि ये फिजिक्स और बायोलॉजी के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। तो सेंट्रल साइंसेस केमिस्ट्री का नाम है। फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी को हम बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ स्पेस, फिजिकल यूनिवर्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब जो अजराम फल्की हैं उनका मुताले करना। जियोलॉजी, इसमें आपने जियोलॉजिकल फिनोमेनस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ना होता है। तो ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, ये आपको बेसिक, जिसको हम मैंने आपको कहा था कि नॉलेज बेस्ड चीजें हैं, ये आप लोगों को नॉलेज बेस्ड चीजों के अंदर आप लोगों ने इसको याद रखना है। एमसीक्यू आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिजिकल साइंसेस। इनमें से कौन सी है जो फिजिकल साइंसेस से बिलोंग नहीं करती? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी। अब फिजिकल साइंसेस में हमें पता है हम जानदार बेजान अशिया का मुताले करते हैं। इसमें फिजिक्स में भी बेजान है, केमिस्ट्री भी बेजान, जियोलॉजी भी बेजान। तो बायो है जिसमें जानदार, तो बायोलॉजी बिलोंग नहीं करती कहाँ से? फिजिकल साइंसेस से। फ्रंटियर्स की बात करें फिजिक्स के तो कौन से हैं? 3 फ्रंटियर्स हैं मेन फिजिक्स के या फंडामेंटल साइंसेस के। तो मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस 3 हैं। नंबर 1 आपके पास साइंस बेस्ड हैं सारे। अब साइंस के हवाले से देखें तो हम यूनिवर्स 3 हिस्सों के अंदर नजर आती है। नंबर 1 आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, और तीसरे नंबर पे इन दोनों के दरमियान के साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो। तो सबसे पहले आते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, इंतहाई बड़े इस्लाम की जो दुनिया है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्स इटसेल्फ। अब इसके अंदर क्या आएंगे? इसमें वो सिस्टम्स आएंगे जो कंटेन करेंगे स्मॉल एंड मीडियम या मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स को, फॉर एग्जांपल पूरा सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल जितना भी है वो सारे के सारा एक्सट्रीमली स्मॉल के अंदर आता है। अब एक चीज होगी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। देन हमारे पास होता है वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर या मिडिल साइज ऑब्जेक्ट, दरमियाने साइज में। इसमें आपने सिंपली याद रखना है ये मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू होकर प्लैनेट्स के साइज के ऑब्जेक्ट्स तक आते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंड पे मॉलिक्यूल आ गया, दूसरे एंड पे एक प्लैनेट हम ले लेते हैं, अर्थ को ले लेते हैं। तो अर्थ है। अब जहाँ पे एटॉमिक या सब एटॉमिक है वो एक्सट्रीमली स्मॉल, जहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल से प्लेनेट के साइज तक आ गए तो वो कम्प्लेक्स मेटल या मिडिल साइज। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये दोनों चीजें इकट्ठी आ जाए, मतलब वो कंटेन करता हूँ इन दोनों चीजों को, उसमें एटॉमिक लेवल भी आए, मॉलिक्यूलर और प्लैनेट्स भी आ जाए, मतलब सिस्टम ऑफ द प्लैनेट्स आ गया, सोलर सिस्टम हो गया, मिल्की वे गैलेक्सी, ये आपके पास क्या आएंगे? एक्सट्रीमली लार्ज के अंदर आएगा। तो ये 3 फ्रंटियर्स हैं, 3 हदूद हैं। इन लिमिटेशंस को हमने फंडामेंटल साइंसेस के अंदर पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स आपके सामने है, मिडिल साइज में ये आ गया, और स्मॉल थिंग्स के अंदर आपके पास एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल आ गया। फिजिक्स, फिजिक्स को हमने ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से ड्राइव किया। अगेन फिजिक्स खुद ग्रीक वर्ड नहीं है, यूनानी लफ्ज नहीं है, बल्कि फिजिक्स को फ्यूसिस ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया, जिसका मतलब होता है नेचर या नेचुरल थिंग्स। हम कहते हैं फिजिक्स फिजिकल साइंसेस की वो ब्रांच है जो जिसमें हम नेचर एंड प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, किन चीजों की? मैटर एंड एनर्जी की। दो चीजें नॉर्मली हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एक वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, फिजिक्स के अंदर हम नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी पढ़ते हैं।
एंड फाइनल चीज जो इम्पोर्टेंट है वो थी इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है बिटवीन देम, मतलब मैस या मैटर इनटू एनर्जी और एनर्जी इनटू मैटर कैसे आपके पास ट्रांसफर हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगी, फिजिक्स कहलाएगी। आपके सामने फिजिक्स की जो रेंज है वो आपके सामने क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी, फिलॉसफी के अंदर, और फ्यूचर एस्पेक्ट्स हमारे पास जो है क्वांटम ग्रेविटी से रिलेटेड है। ये सारा आपको एक चार्ट फिजिक्स से रिलेटेड नजर आ रहा है। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। फिजिक्स में हम किन चीजों को स्टडी करते हैं? पहली चीज हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़नी है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है स्पेस एंड टाइम का, स्पेस क्या चीज है, टाइम क्या चीज है। ठीक है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है आपके पास, और स्पेस फिफ्थ डायमेंशन के अंदर आपके पास आती है। तो टाइम को एक एज अ फोर्थ डायमेंशन है, जैसे लेंथ में और हाइट होती है, तो इसी तरह टाइम भी एक डायमेंशन है, स्पेस भी एक डायमेंशन। और द नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड्स डिफरेंट मटेरियल टुगेदर, कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़े रखती हैं, कंबाइन रखती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, हमने इस चीज को फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। फिर हमने डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो हमने देखनी है। देन इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर, मादा का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, रेडिएशंस के साथ क्या ताल्लुक है, ये कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो 90th सेंचुरी के एंड के ऊपर जो फिजिक्स थे उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया था कि हमने फिजिक्स के बारे में हर चीज डिस्कवर कर रही है। लेकिन जैसे ही आपके पास 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, हमें पता चला कि हमने जो पहले लॉज बनाए हुए हैं, पहले हमारे जो फार्मूलाज हैं, पहले जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको मॉडिफाई करने की जरूरत है, एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो उनमें मॉडिफिकेशन जब हमने की तो उसके नतीजे में मॉडर्न फिजिक्स आपके पास आई। अब अगर बात करें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के ब्रांचेस में न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की मेन ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इन्वॉल्व्स अलोंग मैटर एंड एनर्जी, तो जिसमें मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये आ जाएंगी। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो एटॉमिक न्यूक्लियाई को डील करती है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एक एटम है, उसका सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, जिसमें उसका सारे का सारा मैस कंसंट्रेट होता है। तो हम इस न्यूक्लियस की कंपोजिशन को देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी क्या नेचर होती है। फिर मेन पर्पस जो न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने का होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियाई, कि हम एटॉमिक न्यूक्लियस से एनर्जी को किस तरह हासिल कर सकते हैं, चाहे वो फिशन प्रोसेस है, चाहे वो फ्यूजन प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर अभी वक्त जारी है, हम इसके ऊपर बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन इसमें मेन होते हैं, हम इसको पढ़ते हैं इस रीजन से। बात याद रखनी है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं बराबर होते हैं। सो ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर अवला पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? ये आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जो उस अल्टीमेट पार्टिकल को डील करती है जिससे कोई भी मादा या मैटर मिलके बना होता है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ व्हिच द मैटर इज कंपोज्ड इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। ये पार्टिकल फिजिक्स, अब ये पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर मिलके बनता है, वो लैप्टॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स, अप डाउन जंप स्ट्रेन स्टॉप और कट मीडियस, इसको याद रखते हैं। इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, म्यून न्यूट्रॉन, म्यून्स, टाउ न्यूट्रॉन, इस टा न्यूट्रॉन, इसको आपने याद रखना है कि ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं और ये आपके पास नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं जिसको आपने पार्टिकल्स के अंदर, जो हमने कहा कि पार्टिकल फिजिक्स की रेंज में आते हैं, हमने इसको याद रखना है। अब ये मैटर जिन चीज़ों से मिलके बनता है उसकी 3 फैमिलीज 1 2 3 आपके सामने लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउ, और उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपके सामने। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक की जब भी बात आती है इसका मतलब हम उन वेलोसिटीज को डील कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने ये याद रखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये जो चीज़ें इसकी बाउंड्रीज में आती हैं वो आपके सामने एक छोटा सा चार्ट मैंने शो कर दिया आपको। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नाम से जाहिर है कि हमने फिजिक्स की उस ब्रांच को पढ़ना है जिसमें सॉलिड्स को डील करती है। अब सॉलिड से रिलेटेड हमने क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। स्ट्रक्चर बेस पे
जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। एरियाज ऑफ फिजिक्स की बात करें, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेस्ड है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और आप लोगों ने इनको एक दफ़ा याद रखना है। मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है? मैकेनिक्स में हमने मेनली पढ़ना है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन। फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं काइनेमैटिक्स में एंड डायनामिक्स में। काइनेमैटिक्स में विदाउट कॉजेस अगर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, और डायनामिक्स के अंदर हमने कॉजेज ऑफ द मोशन को भी पढ़ना है। मोशन इफेक्ट्स कॉजेस को इंक्लूड करेंगे तो डायनामिक्स, और कॉजेस को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो काइनेमैटिक्स बन जाएगा। देन हमारे पास आती है हीट। हीट में हमने पढ़ना है ट्रांसफर एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, के हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के, हम उसको पढ़ेंगे। देन टेम्परेचर क्या होता है, फिर हीट और टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अभी याद रखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो बेस क्वांटिटी है, हीट ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है और हीट का यूनिट जूल्स होता है, वर्क ही हीट को कहते हैं। इसमें हमने हरारत के क्या असरात होते हैं, हरारत कैसे मुंतकिल होती है वो देखनी है। 3 तरीके हरारत की मुंतकिली के मेन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देन हमारे पास आती है थर्मोडायनामिक्स। अगर हीट और मैकेनिक्स को इकट्ठा कर दें तो रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, के हीट से हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल हीट से वर्क कैसे ले सकते हैं, ये आपके पास थर्मोडायनामिक्स में आता है। सिंपली रेफ्रिजरेटर अगर मैं एग्जांपल हूं तो वो बेस्ड है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में 2 चीजें आती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें मूविंग चार्जेस को देखते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट रेस्ट। तो हमने इसमें हमने सिंपली चार्जेस को पढ़ना है, वो चार्जेस मूविंग हैं या रेस्ट पे है, ये 2 चीजें आएंगी उससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमने क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन मूविंग एंड स्टैटिक चार्जेस का मैग्नेटिक इफेक्ट्स के साथ रिलेशन देखना है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाएगा। ऑप्टिक्स या लाइट जिसको बोलते हैं, तो ये हमने इसमें स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ना है कि जो रोशनी है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है, उसकी ड्यूल नेचर क्या है। रोशनी में आपके पास जो डिफरेंट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, डिफ्रैक्शन के फिनोमेनाज है, इंटरफेरेंस के फिनोमेनाज है, ये कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है। फिर डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हमने यूज करना है। अगर हम फिजिकल ऑप्टिक्स की तरफ या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की तरफ जाएंगे तो वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। यूजेस ऑफ लेंस हैं, मिरर्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। साउंड, साउंड या एक्विस्टिक्स, इसमें प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ साउंड, मेनली आपने ऑप्टिक्स और साउंड दोनों के अंदर आप लोगों ने याद रखना है। हमने फिजिकल बिहेवियर ऑफ लाइट एंड साउंड दोनों में पढ़ना है। ऑप्टिक्स के अंदर फिजिकल बिहेवियर ऑफ लाइट भी देखना है, फिजिकल ऑप्टिक्स जब बात करेंगे, और एक्विस्टिक्स या साउंड की बात करेंगे तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड भी हमने देखने हैं। साउंड कैसे पैदा होती है, मतलब किसी जिस्म की वाइब्रेशन से पैदा होती है, ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम का जरूरी है, और ट्रांसफर ऑफ साउंड कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। हाइड्रोडायनामिक्स की बात करें, इसमें हमने मोशन ऑफ फ्लूइड्स, स्पेशली नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड्स जिनको हम बोलते हैं कि आइडियल फ्लूइड है, उनकी बात करनी है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, के ऊपर इंटरनल फोर्सेस कौन से, एक्सटर्नल विस्कोसिटी से रिलेटेड चीजें, ये हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर आती है। स्पेशल रिलेटिविटी में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशन होता है हम वो पढ़ते होते हैं। जनरल रिलेटिविटी के अंदर ग्रेविटेशन, कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, के जो स्पेस टाइम है वो कर्व है स्पेस, वो उसमें किस तरह बेंड आता है, वो सारी चीजें हम जनरल रिलेटिविटी के अंदर पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हम एटॉमिक और सब एटॉमिक सिस्टम और इनकी इंट्रैक्शन बेस हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिससे जो एनर्जी है उसकी जो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक और सब एटॉमिक सिस्टम्स के अंदर जब एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स जिनको हम क्वांटा बोलते हैं वो किस तरह इमिट हो रही होती है, ये सारी चीजें हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी। एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके पार्टिकल्स और बिहेवियर ऑफ द एटम, इन चीज़ों को पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमें पता है कि एटम्स के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, देन उसके गिर्द शेल्स हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन न्यूक्लियस के अंदर के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट ओवरऑल एटम को जब हम बात करेंगे तो वो एटॉमिक फिजिक्स कहलाएगी। मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हमने जब एटम्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उसका मॉलिक्यूलर डायनामिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सेम अगर हम बात करें तो किसी हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पे डील कर रहे होते हैं। सुपर कंडक्टिविटी में हमने इलेक्ट्रॉन्स जिनकी जीरो रेजिस्टेंस होती है, और सिंपली समझ लें कि सुपर कंडक्टर्स हैं जो करंट के फ्लो के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। हम ऐसे मटेरियल्स को जहाँ पे स्टडी करेंगे
फिर उनका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं या उनकी अलाइनमेंट होती है, हमने उन अलाइनमेंट्स को देखना है सुपर कंडक्टिविटी के अंदर। नॉर्मली सुपर कंडक्टिविटी में सॉलिड्स को हम डील कर रहे होते हैं। सुपर फ्लूइडिटी, इसके अंदर इंट्रैक्शन होती है डिफरेंट फ्लूइड्स की और फ्लो टाइप्स की। फॉर एग्जांपल वो टर्बुलेंट फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, ट्रांजिएंट फ्लो है। हम फ्लो टाइप्स को देखते हैं। फिर ऑन द ब्रांचेस ऑफ स्पेस टाइम मैनीफोल्ड, मतलब हम इनको स्पेस टाइम मैनीफोल्ड के कवर के अंदर लाके हम इन फ्लूइड्स का या फ्लो टाइप्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा को नॉर्मली कंसीडर किया जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, आयनिक स्टेट है। इसमें प्रोडक्शन हमने प्लाज्मा की पढ़नी है और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्लाज्मा कैसे बनते हैं, मतलब ये आपके पास अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के ऊपर मुश्तमिल होता है तो ये कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर है। फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक बेस्ट कंडक्टर है। हम ये सारी चीज़ें प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स MHD, इसमें हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, स्पेशली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग जो फ्लूइड्स होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है। मतलब हम दो ब्रांचेज हैं हमारे पास, हाइड्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म। इन दोनों को अगर इकट्ठा कर देंगे तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स MHD बन जाती है। स्पेस फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स नाम से जाहिर है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे जो एरोनॉमी होती है विद इन द सोलर सिस्टम्स, वहाँ के अंदर जो प्लाज्मास फॉर्म करते हैं, वहाँ पे जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसको हम स्पेस फिजिक्स का, आई होप कि ये जो ब्रांचेज हैं ये आपको क्लियर होगी। नॉट आप लोगों ने याद रखना है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिक्स को हम मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच बोलते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स बाकी और जो लॉज है वो बाकी तमाम ब्रांचेस के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। देन आती है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, इसको हम ओवरलैपिंग फिजिक्स भी बोलते हैं। फिजिक्स जब दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस से मिलती है तो क्या, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोफिजिक्स बनती है। फिजिक्स जब एस्ट्रोनॉमी के साथ मिलती है तो इसके अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं हम, लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, नियोबुलाज, अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स या आउटर स्पेस, हमारे स्पेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उसको एस्ट्रोफिजिक्स। सिंपली आप लोगों ने याद रखना है फिजिक्स प्लस एस्ट्रोलॉजी। हम फिजिक्स प्लस एस्ट्रोलॉजी को जब इकट्ठा कर देंगे तो एस्ट्रोफिजिक्स बन जाएगा। बायोफिजिक्स, बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर फिजिक्स के लॉज कहाँ पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स है, बॉडी में मूवमेंट्स किस तरह फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड कर रहे हैं वो किस तरह फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर फिजिकल लॉज या फिजिक्स के लॉज जो भी एप्लीकेबल होंगे उसको हम बायोफिजिक्स बोलेंगे। केमिकल फिजिक्स, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस, केमिकल कंपोजिशंस के अंदर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जब देखेंगे इन तमाम प्रोसेस को, जिसको हम केमिकल फिजिक्स बोलेंगे। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में मेन चीज़ इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स को कंबाइन कर दें और इनका इंटर रिलेशनशिप देखें इन तीन डिसिप्लिन्स का, इनको ओवरलैप करते हैं तो इंजीनियरिंग फिजिक्स बनती है। तीन चीज़ें हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, तो इनके ओवरलैप से जो ब्रांच बनती है उसको इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलते हैं। मेडिकल फिजिक्स में हमने फिजिक्स के हेल्थ केयर के अंदर जो भी यूज है उसमें पेशेंट इमेजिंग है, मेजरमेंट है, ट्रीटमेंट है, वो सारी की सारी जो टेक्निक्स फिजिक्स की हेल्थ केयर के अंदर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज होगी उसको मेडिकल फिजिक्स बोलते हैं। जियो फिजिक्स, फिजिक्स का जियोग्राफी या जियोलॉजी के अंदर जो यूज होता है इसके अंदर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ना है। हमारे पास डिफरेंट जियोलॉजिकल फिनोमेना है, उसमें कौन से फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल है। तो फिजिक्स ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिकल फिनोमेना, इसको फिजिक्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। फिजिकल ओशियनोग्राफी, पहली चीज तो ओशियनोग्राफी का मतलब हमने ओशंस को पढ़ना है और ओशंस में जो फ्लो टाइप्स हैं, फ्लूइड्स हैं, उनको देखने, फिर उनके अंदर फिजिकल कंडीशंस और फिजिकल प्रोसेस विद इन द ओशन जो अकर हो रहे होते हैं। सेम जो मैंने कहा कि उनकी फ्लूइड मोशन कैसी होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, उन फ्लोस की, उस फ्लो की फिजिकल मोशन हम जिसमें पढ़ेंगे ओशन के अंदर, उसको फिजिकल ओशियनोग्राफी बोलते हैं। फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का यहाँ पे मतलब है साउंड। तो फिजिक्स और साउंड जब आपस में मिलेगी, मतलब आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है, उसका लिसनर के ऊपर क्या इफेक्ट है, और परसेप्शन ऑफ साउंड के, परसेप्शन ऑफ साउंड के वाले से साउंड की दो कैटेगरीज होती हैं, म्यूजिक होता है और दूसरा हमारे पास नॉइस होता है जिसको हम शोर बोलते हैं। मतलब म्यूजिकल साउंड्स एंड आपके पास नॉइस।
तो उनका जो परसेप्शन है, अब ये जो हमारे हमारे पास कोई भी साउंड हमें कब म्यूजिक या शोर लगती है, ये डिपेंड करते हैं हम उसको किस तरह परसीव करते हैं, हमारा दिमाग उसको किस तरह लेते हैं, हमारे एयर्स उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। तो हम फिजिक्स ऑफ म्यूजिक में पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ साउंड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड टू द लिसनर एंड द परसेप्शन ऑफ म्यूजिकल साउंड। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख लेते हैं। The branch of physics which deal with the ultimate particle of which the matter is composed is called particle physics. बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर चिप, ये नॉलेज बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। ये सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन को हम सैंड से ऑब्टेन करते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद लाइट एनर्जी, ऑप्टिक्स सिंपली। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स। सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने आपको पहले बताया था, सैंड से ऑब्टेन किया जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डील करेंगे। अभी चूंकि इंट्रोडक्शन था, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। और इससे रेलिवेंट एक छोटा सा ऑनलाइन क्विज भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फाइनली इन लेक्चर्स को आप फिजिक्स से रिलेटेड जितने टीचर्स हैं, जो लोग पीपीएससी के लिए अप्लाई करें, लोगों के साथ शेयर करें, इन टेस्ट को शेयर करें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, इसमें मैक्सिमम लोगों को आप लोग कोशिश करें कि इन्वाइट करें। और मेरी पूरी कोशिश होगी, अगेन आप लोगों का, मुझे पता है मेरे से नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान के थ्रू लेकर चलूँ और आप लोगों का जो पीपीएससी एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। मुझे दुआ में याद रखिए। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।